सेकेंड सेमेस्टर। तो आज का मेरा टॉपिक है पुनर्जागरण। तो हम एक साधारण भाषा में समझे कि पुनर्जागरण है क्या। कि पुनर्जागरण वो है जो मनुष्य अपने आसपास के क्षेत्र में थोड़ा बहुत परिवर्तन करता है, उस परिवर्तन के हिसाब से अपना जीवन जीता है, उसी को पुनर्जागरण कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण का अर्थ। कि 14 से लेकर 17वीं शताब्दी तक जो यूरोप में सांस्कृतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें पुनर्जागरण कहा जाता है। कि वहाँ के लोग, यूरोप के लोग पुनर्जागरण के कारण स्वतंत्र रूप से चिंतन करने लगे हैं तथा वहाँ पर जो अप्रचलित अंधविश्वास था और प्रथाएं थी उनकी रुचि उस पर से हट चुकी है। फिर साहित्य कला आदि के क्षेत्र में उन लोगों की रुचि बढ़ गई है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि साहित्य कला जिस तरह से बढ़ती जाती है मनुष्य की रुचि उस पर होती जाती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि पुनर्जागरण का अर्थ है कि पुनर्जन्म तथा कला, विज्ञान और साहित्य क्षेत्र जैसे में तथा यूरोप में जो नई भाषा हुई ये सारे क्या है, पुनर्जागरण के एग्जाम्पल है। कि अगर वहाँ कोई नई भाषा का प्रचलन हुआ है या भाषा का विकास हुआ है वो भी पुनर्जागरण है। तो आज अब पढ़ेंगे हम पुनर्जागरण के कारण कि वहाँ पर यूरोप में पुनर्जागरण क्यों हुआ और किस कारण हुआ। सबसे पहले आता है धर्म युद्ध। कि पुनर्जागरण में पहला टॉपिक है धर्म युद्ध। कि धर्म युद्ध वहाँ क्यों हुआ। कि मुसलमान थे ना, तो उन्होंने क्या किया था कि यूरोप वासी जो लोग थे उनका एक पवित्र तीर्थ स्थल था जिसे जेरूसलम कहा जाता है। तो मुसलमानों ने उनका वो तीर्थ स्थल अपने कब्जे में कर लिया। उनको उस तीर्थ स्थल को छुड़ाने के लिए ईसाइयों ने मुसलमानों के विरुद्ध दीर्घकाल तक युद्ध लड़ा, जिसे धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। धर्म युद्ध के बाद आता है सेकंड पूर्व से संपर्क। कि जिस तरह धर्म युद्ध हुआ कई सालों तक, उसके बाद यूरोप वासियों ने पूर्व से संपर्क करा। उन्होंने पूर्व से संपर्क किया क्योंकि वो पूर्व के जो लोग थे उनकी जो कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में उन्नति हुई थी, उस उन्नति को देखकर वो लोग प्रभावित हुए थे, उस चीज़ के ऊपर आकर्षित हुए, इसलिए उन्होंने पूर्व से संपर्क किया। और अरब और यूरोपियन लोगों ने अरबों से बारूद, कागज, छापेखाने आदि की जानकारी प्राप्त की। अब आता है थर्ड नगरों का विकास। कहते हैं कि पुनर्जागरण में एक सबसे बड़ा महत्व होता है नगरों का विकास। कि पुनर्जागरण में नगरों का विकास, व्यापार जैसे व्यापार का विकास हुआ है, तुरंत उसके बाद नगरों का विकास हुआ है। कि मनुष्य एक स्वच्छ वातावरण और अच्छे वातावरण में रहना पसंद करता है, इसीलिए वहाँ पर नगरों का विकास अत्यधिक किया गया। जैसे ही नगरों का विकास हुआ है ऐसे ही जो लोग धनी थे वो और धनी हो गए। नगरों के निवासी स्वतंत्र वातावरण को पसंद करते थे। तो मध्य युगीन में जो अंधविश्वास था वो कहती नगरों में रहने के साथ साथ लोग आसपास के क्षेत्र में जैसे अंधविश्वास जैसी प्रथाएं आदि में विश्वास करना उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद पढ़ते हैं मुगलों का योगदान और मंगोलों का योगदान। कि मंगोलों का योगदान क्या रहा। कि 13वीं शताब्दी में मंगल नेता कुबलाई खान ने विशाल मंगोल साम्राज्य स्थापित किया। 13वीं शताब्दी में कुबलाई खान ने एक विशाल मंगोल साम्राज्य स्थापित किया। कुबलाई खान ने अपने दरबार में अनेक विद्वान, साहित्यकार और धर्म प्रचारक और तथा राजदूतों को शरण दे रखी थी। इसी कारण फिर उन्होंने अरबों से भी संपर्क कर रखे थे यूरोपियों ने, यूरोप वासियों ने। तो उन्होंने अरब से छापखाना, बारूद, कागज आदि की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद आता है शिक्षा का विकास। फिर मध्य युग के अंत में शिक्षा काफी उन्नति हुई, शिक्षा में काफी उन्नति हुई। कि मानना ये है कि जहाँ पुनर्जागरण होना है वह मनुष्य को शिक्षित होना जरूरी है, ताकि वे मनुष्य अपनी शिक्षित होने के कारण अपना स्वतंत्र चिंतन कर सके तथा अपने बारे में कुछ विचार विमर्श कर सके। भौगोलिक खोजें। कि भौगोलिक खोजें भौगोलिक खोजें कि भौगोलिक खोजों ने भी पुनर्जागरण में अपना बहुत योगदान दिया है। कि भौगोलिक खोज के लिए यूरोप व्यापार की उन्नति हुई। अब यूरोप वासी अपने व्यापार एवं धर्म प्रचार के लिए विश्व के विभिन्न भागों में पहुंचे। यही एक भौगोलिक खोज का उदाहरण है कि जो यूरोप लोग व्यक्ति थे वो अपने व्यापार तथा धर्म के प्रचार के लिए विश्व में भ्रमण करने लगे। जब लोग दूसरे देशों से सभ्यता के संपर्क में आए तो उनके ज्ञान में वृद्धि और चिंतन शक्ति का विकास हुआ। कि एक देश दूसरे देश
से संपर्क इसी कारण रखता है कि उसका व्यापार एक देश दूसरे देश से व्यापार ही करता है, उसी को मानववाद प्रचार कि मानववादी स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे, परलोक की अपेक्षा इस जीवन की अधिक चिंता करते थे। वे वर्तमान जीवन को सुखी तथा आनंददायक बनाए पर जोर देते थे, सत्य, तर्क और स्वतंत्र चिंतन का प्रचार करते थे। मानववाद के प्रचार के कारण लोगों की धर्मशास्त्र पर रुचि कम हो गई और उनके अंधविश्वास दूर होने लगे और स्वतंत्र चिंतन का प्रवृत्ति होने लगी। कि इस मानववाद है वो इस समय मनुष्य क्या करता है कि अपने इस टाइम पर वर्तमान पर ज़्यादा ध्यान देते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे भविष्य में क्या होगा, उसी को मानववाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पुनर्जागरण की विशेषता। सबसे पहले आता है देशज भाषाओं का प्रयोग कि पुनर्जागरण में सबसे पहले ग्रीक एवं यूनानी भाषाएं सार्वभौमिक भाषाएं थी। ये दोनों भाषाएं सार्वभौमिक थी। सभी पत्राचार एवं साहित्य लैटिन भाषा में होता था, परंतु रेनेसां काल में देशज भाषाओं का प्रयोग किया गया था। इन भाषा के माध्यम से सामान्य लोग बहुत ज्ञान अर्जन कर पाते थे, क्योंकि देशज भाषा एक साधारण भाषा है जो अपने देश में बोली जाती है। उस कारण मनुष्य बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर सकता था, अपने विचारों को एक आसानी से एक दूसरे से व्यक्त कर सकते थे तथा उनका कोई उद्देश्य होता था तो उस उद्देश्य को किसी और से प्रकट कर सकते थे। कला के क्षेत्र में विकास के मध्य युग में कला काल्पनिक और धर्म से प्रभावित थी, परंतु रेनेसां काल में वास्तविक यथार्थवादी और प्राकृतिक सौंदर्य पर निर्भर थी। प्रथा विज्ञान के क्षेत्र में विकास रेनेसां काल में किसी भी प्रकार के ज्ञान को वैज्ञानिक खोज पद्धति द्वारा जांचा गया है। कि वैज्ञानिक खोज क्या है कि रेनेसां के अनुसार वैज्ञानिक खोज में निरीक्षण और अनुसंधान तथा जांच पर आधारित होती है।